नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश को पहली बार आदिवासी राष्ट्रपति मिलने जा रहा है। 25 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाली एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर मुर्मू के बैठते ही जनजाति वर्ग का कल्याण होना शुरू हो जाएगा। उनका सालों से चला आ रहा संघर्ष खत्म होगा। आदिवासी समुदाय विकास के पथ पर सबके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा। खैर, ऐसा होगा या नहीं, ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन फिलहाल देश में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद सियासी हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में करीब 125 विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने की खबरें सामने आई हैं। जिन राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई उसमें गुजरात, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस सरकार है और ये दावा किया जाता है कि यहां कांग्रेस सभी राज्यों के मुकाबले बहुत मजबूत है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के जो आंकड़े आए हैं वो ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में भी सेंधमारी की शुरुआत हो गई है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में सूबे के 2 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन ये 2 विधायक कौन हैं? क्या कांग्रेस इनकी पहचान कर पाएगी? वहीं बीजेपी ने भी जो आदिवासी दांव चला है उसके बाद छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को कितना फायदा होगा और अब कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी? जनता मांगे जवाब में अब चर्चा इसी को लेकर होगी। आज के मुद्दे अंतरात्मा पर अंतर्द्वंद में। क्या छत्तीसगढ़ में अंतरात्मा पर अंतर्द्वंद है? क्या छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बीजेपी ने सेंधमारी कर दी है? दरअसल ये बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक छत्तीसगढ़ से मुर्मू को 2709 मत मिले हैं। इसके मायने हैं कि उन्हें 21 विधायकों के वोट मिले हैं, जबकि यशवंत सिन्हा को छत्तीसगढ़ से 8901 मत मिले। इस लिहाज से यशवंत सिन्हा को 69 विधायकों ने मत दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्योंकि सूबे में कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है। अब ये कौन 2 विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और अंतरात्मा का अंतर्द्वंद क्या औरों में भी है? और इसका क्या बीजेपी 2023 की चुनावी जंग में फायदा मिलेगा बीजेपी को, या कांग्रेस अपनों की नाराजगी या कहें कि जो भी असंतोष है उसे दूर करने में कामयाब होगी? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, जनता को इसका जवाब मिल गया है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को किन 2 अपनों ने धोखा दिया, अब ये नया और बड़ा सवाल उठ खड़ा हो गया है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को जेसीसीजे और बसपा ने समर्थन दिया था। विधानसभा के भीतर आंकड़ों को देखें तो बीजेपी के 14 विधायक, जेसीसीजे के 3 और बसपा के 2 विधायक हैं। इन सब का जोड़ होता है 19। छत्तीसगढ़ में प्रति वोट की वैल्यू है 129। इस लिहाज से द्रौपदी मुर्मू को 2451 मत मिलने चाहिए थे, लेकिन उनका वोट वैल्यू रहा 2709। क्यों उन्हें 21 विधायकों के मत मिले? इन आंकड़ों के बाद बीजेपी चुटकी लेते हुए कह रही है कि उसने पहले ही कहा था कि क्रॉस वोटिंग होगी। बीजेपी के मुताबिक चुनाव में अंतर्मन की आवाज सुनकर मतदान हुआ, इसलिए एनडीए प्रत्याशी को छत्तीसगढ़ से 2 मत ज्यादा मिले। अलग पृथक से जांच करवाई जाती है कि छत्तीसगढ़ के विधायकों के वोट को अलग अलग मूल्य हिसाब से निकाला जाएगा छत्तीसगढ़ का सिर्फ, तो निश्चित रूप से कांग्रेस की ज्यादा संख्या निकलेगी 2 से, और मेरा अनुमान है वो 4 से 5 के बीच होना चाहिए। भूपेश बघेल जी खुद चाहते थे कि 2-4 वोट और क्रॉस वोटिंग हो, क्योंकि उम्मीदवार तृणमूल कांग्रेस का था। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस के 71 विधायक हैं। वोट वैल्यू के हिसाब से विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को 9159 मत मिलने चाहिए थे, लेकिन उन्हें मिले 8901 मत। इन आंकड़ों से साफ है कि कांग्रेस के 71 में से 2 विधायकों ने अपना वोट द्रौपदी मुर्मू को दिया। क्रॉस वोटिंग को लेकर आई इस खबर ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को तब हैरान किया
जब पहले से ही ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। रही बात क्रॉस वोटिंग की, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। पानी में तेल की तरह खबरें तैर रही हैं कि प्रदेश में आदिवासी कार्ड ने असर दिखाया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का मसला गाहे बगाहे उठता रहा है। हालांकि सीएम भूपेश बघेल पूरी ताकत से छत्तीसगढ़ को पिछड़ा वर्ग बाहुल्य क्षेत्र प्रचारित करते हैं, लेकिन बीजेपी ने आदिवासी विधायकों से खुला समर्थन मांगा था। ऐसे में क्रॉस वोटिंग बीजेपी के आह्वान का नतीजा भी हो सकती है। खैर, इन सब के बीच कांग्रेस के सामने फिलहाल जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये जानने की है कि उसके कौन से 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की और इसके पीछे का कारण क्या रहा। स्वदेश न्यूज के लिए रायपुर से अंकिता शर्मा की रिपोर्ट। तो अंतरात्मा पर अंतर्द्वंद, जनता मांगे जवाब में आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के हमारे साथ जल्दी ही जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती जी हैं। हमारे साथ हैं जेसीसीजे के नेता भगवानू नायक जी हैं। हमारे साथ सुशील त्रिवेदी जी हैं, पूर्व चुनाव आयुक्त छत्तीसगढ़ के हैं। आरपी श्रीवास्तव जी मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं और हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे कांग्रेस के नेता भी। हम जल्द ही उनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भगवानू जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? भगवानू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? चलिए राजीव चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई। चलिए, धन्यवाद। राजीव जी, एक कहा जा रहा था, हालांकि 2 कांग्रेस के विधायकों के भी वोट पाने में आप सफल रहे। 2 सवाल हैं यहाँ। एक सवाल यह है कि जेसीसीजे ने पूरा समर्थन दे दिया। कांग्रेस का आरोप लगता रहा है कि आपकी वो बी पार्टी है और बीजेपी को जिताने में जोगी जी मदद करते रहे हमेशा। ये कांग्रेस का आरोप है, मेरा नहीं है। इन स्थितियों में इस वोटिंग से ये तय हो गया कि भाई जेसीसीजे आपके साथ है। एक दूसरा, जब ऑलरेडी आप लगातार जो आंकड़े बता रहे थे, बीजू जनता दल ने आपका समर्थन दे दिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया, उत्तर प्रदेश में आपकी 2 शिवसेना, जो एक आपने शिवसेना गठित करवा दी है शिंदे जी की और दूसरी ठाकरे जी की, उसने भी, ठाकरे जी की शिवसेना ने भी समर्थन दे दिया। फिर ये क्रॉस वोटिंग करवाने का क्या मतलब निकलता है राजू जी? देखिए, हम तो अंतरात्मा के आधार पर निवेदन कर सकते थे कि आप द्रौपदी की पहली महिला जी आदिवासी जी राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, आग्रह होता है, विनम्र आग्रह होता है और निवेदन होता है। जी, निवेदन और आग्रह हमारी प्रक्रिया है। और कोई भी चुनाव होता है, चाहे वो सरपंच का चुनाव हो, पार्षद का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, सारे चुनाव में हम तो सबसे मिलते हैं, आग्रह करते हैं कि हमारे जो मत है वो ज्यादा से ज्यादा मिले। ये प्रतिष्ठा की भी बात रहती है। तो हमने आग्रह किया था, तो लगता है उस आग्रह को, उस विनम्र आग्रह को सबने स्वीकार किया। और जो हमारी कैंडिडेट की जो हाइट थी, जो हमारी कैंडिडेट की हाइट थी, हाइट और हाइट, ये दोनों ने बहुत असर किया है। और पूरे देश में ये एक अपील हुई है कि एक गरीब, दरिद्र और एक आदिवासी वनांचल से संबंधित मयूरभंज के एक छोटे से गांव से, एक छोटे से प्राइमरी स्कूल के टीचर, फिर उनकी निजी जिंदगी भी त्रासदीपूर्ण रही, उनके दोनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, उनके पति नहीं रहे। तो वो संघर्ष का जो ये पूरा जो मामला रहा, तो ऐसा लगा कि लोगों ने उसे बहुत अच्छे से स्वीकार किया और उसे वो क्लिक हो गया। और कांग्रेस पार्टी का विप था हालांकि कि दूसरे को मत नहीं देना है, उसके बावजूद भी अंतरात्मा की आवाज पर कांग्रेस पार्टी के 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। और अभी आपके चैनल के माध्यम से पता चला कि केवल 2 लोग नहीं, देश भर में काफी लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये शुभ संकेत है लोकतंत्र की कि कभी कभी अंतरात्मा की आवाज से भी लोग वोट देते हैं। हालांकि ये विपक्ष के काफी लोग हमारे साथ थे, तो जेसीसी ने भी उसी तौर पे हमको, हमारे कैंडिडेट को उचित समझा। इसमें ए टीम और बी टीम कहना कोई बात नहीं। हालांकि लोकतंत्र में सब चलता है कि मुद्दों के आधार पर राजनीति की जाती है और मुद्दों के आधार पर एक होते हैं, मुद्दों के आधार पर अलग हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, वो हमारा साथ दिए, बहुत अच्छी बात थी, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और देखिए, ये एक
बहुत प्रचंड जीत है। इसके बहुत सारे मायने निकलेंगे आने वाले समय में भी कि किस प्रकार से बाकी दलों ने आदिवासी हितों की बात की, लेकिन कभी उन्हें उच्च शिखर पर नहीं पहुंचाया। हमारी पार्टी ने किसी एक महिला को उच्च शिखर पर भी पहुंचाया और उसके लिए पूरी लंबी लॉबिंग की, उसके लिए मंत्रणा की, उसके लिए बहुत प्रयास किया तो एक विराट जीत हमारी पार्टी को मिली, द्रौपदी जी को मिला। यूपीए सरकार ने भी धन्यवाद। उच्च पद पे प्रतिभा पाटिल जी को पहुंचाया था। आपने कहा महिला को नहीं पहुंचाया, प्रतिभा पाटिल जी को यूपीए सरकार ने पहुंचाया था। वो एक आदिवासी भी है, महिला भी है और बहुत निचले छोटे से गांव से बिलोंग करती है। प्रतिभा जी का तो काफी बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड था। उनके हस्बैंड शेखावत साहब भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे और अमरावती से प्रतिभा जी भी लगातार बहुत सारे पदों में रही हैं। उनकी तुलना आप देखेंगे तो प्रतिभा जी की तो प्रतिभा थी, लेकिन द्रौपदी जी की अगर आप बात करेंगे तो देश की द्वितीय महिला, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला सांसद बनना, चलिए, ये बहुत गौरव की बात है। अच्छा, मतलब आपका कहना यह है कि आप दलित आदिवासी समुदाय के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है, आप यही कह रहे हैं? जी जी। तो फिर सभी वर्गों के लिए, मीरा कुमार जी का वंचित साथ क्यों नहीं वर्ग के दिया लिए था आपने? मीरा कुमार जी दलित महिला, उनका साथ क्यों नहीं दिया था? नहीं, उसके बाद हमने दलित बनाया ना, उनको बनाया था। नहीं, मीरा कुमार जी भी महिला थी, वर्तमान दलित थी, उनको क्यों नहीं साथ दिया उनका आपने? देखिए, पार्टी कांग्रेस ने तय कर लिया था उन्हें अपना कैंडिडेट, हमने उनको बना लिया था, निवर्तमान राष्ट्रपति जी को अपना कैंडिडेट तय कर लिया था। तो ये तो होती है, समय समय की बात रहती है। मीरा कुमारी जी भी अच्छी महिला है, लोकसभा की अध्यक्ष रही है। जी कोविड साहब उनके मुकाबले में बड़े साबित हुए। जी। चलिए, भगवानू जी हमारे साथ जुड़ गए। भगवानू जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? सर नमस्कार त्रिपाठी सर। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं भगवानू जी आप? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया सर। जी सर। चलिए, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। सर प्लेटफार्म बदल के हो रही, पर मुलाकात हुई अपनी। नहीं सर, कोई बात नहीं, शुभकामनाएं सर, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं जी सर हम। भगवानू जी, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि जेसीसीजे बीजेपी की बी पार्टी है, ये हम नहीं कह रहे, मैंने अभी चक्रवर्ती साहब से भी कहा, ये कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता ये आरोप लगाते रहे हैं। जी। तो इस बार आपने खोल करके राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी जी का साथ दिया, मुर्मू जी का साथ दिया, बीजेपी ने जो अपना जारी किया, फतवा जारी किया, जो भी है उन्होंने कैंडिडेट बनाया, उनके साथ आपने भी, आपके भी तीनों विधायकों ने उनको वोट किया। तो ये यही सिद्ध करता है कि आप बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं मिले हुए हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं इसका जवाब बाद में दूंगा, पहले मैं राष्ट्रपति चुनाव परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा जी कि आजाद भारत में पहली बार जी इस देश में एक सुदूर अंचल, एक ग्रामीण गरीब परिवार में जन्म लेने वाली एक आदिवासी को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद में, राष्ट्रपति पद में बैठाया गया, जिसको पूरे देश में उत्साह है सर। और यहाँ पर ये दल की बात नहीं, ये दिल की बात है। जैसे कि हमारे कांग्रेसी साथियों ने भी अपने दल की बात नहीं सुनी, उन्होंने अपने दिल की बात सुनी, अंतरात्मा की बात को सुनते हुए पूरे देश में क्रॉस वोटिंग किया। और हमारी जो पार्टी की विचारधारा ही, हमारे तो नेता जो हमारे जेसीसी के संस्थापक ही एक आदिवासी रहे हैं सर, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, उनकी विचारधारा रही है समावेशी समाज की स्थापना, समाज के ऐसे अंतिम छोर के व्यक्तियों को, मुर्मू जैसे लोगों को उच्च पद में लाना, उनको मुख्य धारा में जोड़ना, यही तो हमारा संविधान कहता है सर। और हमने दल का समर्थन नहीं किया सर। हमें ना तो भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना है, ना कांग्रेस से लेना देना है। हमने दिल की आवाज सुनी और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने भी कहा था कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायक वोट देते समय दल की बात मत सुने, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुने। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेसी साथियों को वो बात याद आ गई और उन्होंने खुल करके क्रॉस वोटिंग किया, जो स्वागत योग्य है। और रही बात बी टीम ए टीम, सर देखिए, राजनीति में इस प्रकार के आरोप लगते हैं सर। हमें दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं है। हम क्षेत्रीय पार्टी है, क्षेत्रीयता की बात करते हैं सर। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो फैसला वो छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ की जो धन संपत्तियां हैं वो उत्तर प्रदेश में, असम में, हिमाचल में, गुजरात में मत लगे सर। यहाँ पर जो गरीब आदिवासी लोग हैं, जो यहाँ के जो छत्तीसगढ़िया भाई बहन है,
उसके डेवलपमेंट में, उसके विकास में होनी चाहिए। तो आज देश में एक ऐतिहासिक दिन रहा, एक गौरवशाली क्षण रहा, और हम भले ही छोटी सी भूमिका हमारी पार्टी ने निभाई है, लेकिन इस योगदान में हमने अपना योगदान दिया है सर, जो हमारे लिए एक गौरवशाली क्षण रहा है। अंतरात्मा की आवाज की बात कर रहे हैं आप। उस दौरान की स्थिति 1968-69 की स्थिति कुछ और थी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, कांग्रेस के अध्यक्ष कोई और थे, कामत जी थे। उन्होंने इंदिरा जी की इच्छा के विपरीत बीबी गिरी जी को नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति का उम्मीदवार बना दिया। अब इंदिरा जी की मर्जी नहीं थी। देखिए, आप भी जान रहे हैं उस समय कांग्रेस के जो पुरोधा हुआ करते थे उनमें से इंदिरा गांधी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू जी के समय के जो पुरोधा थे उनके विपरीत उन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को बना दिया। इंदिरा जी को नागवार गुजरा। तब उन्होंने उस स्थितियों में उन्होंने कहा था कि अंतरात्मा की आवाज पे आप वोट दीजिए। अब चूंकि आप भी जानते हैं नेहरू खानदान से जुड़ी ही कांग्रेस है ओरिजिनल, नेहरू खानदान से जुड़ी। तो इंदिरा जी ने कह दिया तो सारे विधायकों ने उन्हें दे दिया। नीलम संजीव रेड्डी हार गए, लेकिन बाद में नीलम संजीव रेड्डी जी को फिर राष्ट्रपति बनवाया, उन्होंने ही बनवाया। तो वो अंतरात्मा की आवाज, इस अंतरात्मा की आवाज में बहुत अंतर है सर। निश्चित रूप से देखिए, इंदिरा जी का व्यक्तित्व तो इतना बड़ा रहा कि मेरे जैसा एक छोटी सी, हमारी कोई हैसियत नहीं सर उनके बारे में, और ये इतिहास की बात है सर। लेकिन जो चीजें हमने इतिहास में पढ़ा, और वास्तव में जो ये जो राष्ट्रपति जो चुनाव होता है, इसको दल के नजरिए से मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। और पहली बार मुझे ऐसा लगता है आजाद भारत में एक ऐसा समय आया कि पूरा देश उत्साहित है सर। और कहीं ना कहीं मुर्मू जी का अगर व्यक्तित्व को अगर देखते हैं सर, या उनकी हिस्ट्री देखते हैं, तो एक सुदूर अंचल, एक ग्रामीण से सर, जहां पर मुश्किल से पानी या बिजली नहीं पहुंच पा रहा हो, ऐसे गांव से ला करके एक राष्ट्रपति जैसे सम्मानजनक पद में, जिनका अपना जीवन खुद का एक संघर्षशील रहा है, उनका निजी जो जीवन है, ऐसे एक महान महिला को अवसर मिला, और हम सब उसका स्वागत करते हैं सर। और हमारी पार्टी की विचारधारा ही है सर, दबे कुचले वंचित छोटे जो लोग हैं, पिछड़े जो लोग हैं, उनको सर समाज और राजनीति के मुख्य धारा में लाना चाहिए। और हमने उसी का पालन किया सर। और हमने इसको दल के नजरिए से नहीं देखा सर। हमने अंतरात्मा की आवाज को सुनकर के हमारी पार्टी ने समर्थन किया है सर। चलिए, सुदूर अंचल की बात है तो अलग है, ठीक है बहुत, लेकिन उनके पारिवारिक मर्म को अगर अलग कर दिया जाए वो तो बहुत दुखदाई है। लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुकी हैं उड़ीसा में, तो इसलिए सुदूर अंचल की कुचली महिला नहीं कह सकते। हाँ, उनका मर्म बहुत जबरदस्त, मतलब बहुत ही आदमी को द्रवित करने वाला है। पहले पति, फिर दोनों पुत्र, वो अलग मुद्दा है, लेकिन वो कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, तो इसलिए सुदूर अंचल से दबी कुचली महिला को आप ले आए हैं, ऐसा नहीं है सर। उनका गांव अब मयूरभंज में जो उनका गांव है सर, आज पूरा देश उनको जान रहा है सर, कल तक कोई जानता नहीं था। तो कहीं ना कहीं यार उनका जो बैकग्राउंड आप देखेंगे, जिस स्कूल में पढ़ी है, जिस परिवार में जन्म ली है, तो कहीं ना कहीं वो एक इतिहास को भी देखना हमको जरूरी है सर। चलिए, आपके यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया जी भी बहुत ही सुदूर अंचल से आती हैं। जी, उनका भी नाम था। चलिए, हमारे साथ सुशील त्रिवेदी जी हैं। सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। चलिए, नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है जी। ये इतनी क्रॉस वोटिंग, इससे हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में व्हिप नहीं जारी होता है, ये अंतरात्मा की आवाज पे राज्यसभा चुनाव में जिस तरह होता है इसमें व्हिप जारी नहीं होता है, लेकिन जो पार्टी लाइन जो तय करती है लगभग वही होता है। पहली बार इस तरह देखने को मिल रहा कि 124-25 विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाएं दूसरे विपक्षी दलों के। उसमें मुझे लगता है सपा के भी हैं, कांग्रेस के सबसे ज्यादा हैं। असम की स्थिति देखिए, गुजरात की देखिए, महाराष्ट्र की देखिए, यहाँ कांग्रेस के ही ज्यादा है। आपके छत्तीसगढ़ में भी 2 आ गए, मध्य प्रदेश में 19 हैं, असम में 22 हैं, तो मध्य प्रदेश में 19 हैं। ये इतने पहली बार इतनी स्तर पे देखने को मिल रहा है, इसका क्या कारण है? एक कारण तो मुझे द्रौपदी मुर्मू जी से आज तक मेरी जिनसे बात हुई है, जिनने अपनी ओपिनियन दिया है, सबका ओपिनियन यही रहा है कि बहुत अच्छा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का था जो द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया इन स्थितियों में। लेकिन क्या यही एक कारण रहा द्रौपदी जी के प्रति आदिवासियों का अपनी अंतरात्मा की आवाज? और आदिवासियों के अलावा नहीं, इसमें जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें और भी पिछड़ा वर्ग के भी, सवर्ण भी कांग्रेस के विधायकों ने उनको वोट दिया है। ये क्या इशारा करता है सुशील जी आपको? जी, एक तो बात, मैं राजनीति पे उतनी बात नहीं करना चाहता था जी। मैं तो इसके संवैधानिक पक्ष है जो उसका निर्वाचन के नियम
का रूप है उससे बातचीत करना चाहता था। जी लेकिन आपने जब पूछा है जी इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। निश्चित रूप से इधर भारतीय राजनीति में सभी दलों में जिस तरीके से अनुशासनहीनता बढ़ी है, जी। नैतिक मूल्यों का ह्रास हुआ है और हमारे जो सामाजिक अर्थ बदलते जा रहे हैं, राजनीतिक कार्यों के सामने का अर्थ बदलते जा रहे हैं, जी है ना। इसीलिए सारे राज्यों में और कोई भी पार्टी, हिंदुस्तान की कोई भी पार्टी इस तरीके से नैतिक पतन से मुक्त नहीं है। जी मेरा मानना यह है कि जब यद्यपि सिर्फ जारी नहीं होता है, जी। तथापि एक श्रीमती इंदिरा गांधी वाले का समय को आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पूरे विस्तार से उसकी पूरी पृष्ठभूमि के साथ स्पष्ट कर दिया था। किंतु ऐसी स्थिति नहीं होती, आमतौर पर पार्टी लाइन पर ही वोट दिए जाते हैं। जी। यह बहुत जरूरी भी है, पार्टी लाइन से जरूरी है। एक और बात है, आमतौर पर यह भी कोशिश की जाती है कि उम्मीदवार तय करने के पहले जो सत्ता दल है वो सभी दलों से बातचीत करने की कोशिश करता है। अभी भी कोशिश हुई और उपराष्ट्रपति की भी अभी कोशिश हुई। इसका अर्थ यही है कि कोशिश यह की जाती है कि भले सर्वसम्मति नहीं बने, फिर भी कहीं न कहीं एक सहमति बनती जाए, पार्टी लाइन अलग होती जाए। किंतु हम देखते जा रहे हैं कि इस तरीके की सहमति अब कम से कम होती जा रही है, क्योंकि लगातार राजनीति के स्तर पर उस तरीके के पार्टियों के बीच सहमति नहीं है। अभी जिन दलों ने समर्थन दिया है, जिन दलों ने समर्थन नहीं दिया, ये उनका अपना निर्णय है, पर मुद्दा आपका जी बड़ा महत्वपूर्ण है और ये भारतीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये हमारे बदलते समय के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या राजनीतिक दलों में अपना अनुशासन कम होता जा रहा है, क्या राजनीतिक दलों में दूसरे विचार जो हमारी पार्टी लाइन से हटकर जो दूसरे विचार वो महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। और यह एक बड़ा मुद्दा है और यह किसी एक पार्टी का नहीं। और जिस तरीके से भारत के सभी राज्यों में स्थितियां बनती जा रही है, ये हमारे लिए सोच की बात है। एक और बात कि हम लगातार इस कोशिश में हैं कि भारत में लोकतंत्र मजबूत हो और लोकतंत्र मजबूत होने के लिए बड़ा जरूरी है कि भारत में संविधान के जितने भी तत्व है, खासकर के उद्देशिका के जितने भी तत्व हैं, उनका पूरी तरह से परिपालन हो और उनके पूरे परिपालन के लिए सभी राजनीतिक दलों का उसके प्रति कमिटमेंट, उसके प्रति प्रतिबद्धता आवश्यक है। जी। हम देख रहे हैं कि ये प्रतिबद्धता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो आज हमारे पास त्रिपाठी जी, ये मामला इस वक्त अंतरात्मा का नहीं है, ये मामला इस वक्त अंतरात्मा के आधार पर वोट देने का नहीं है, ये मामला इस वक्त हमारे राजनीतिक मुद्दों का मामला है। राजनीतिक मुद्दे जो राजनीतिक स्थिति भारत में बनती जा रही है और विचार, मेरा कहना यह है त्रिपाठी जी, आप देश के एक अत्यंत वरिष्ठ मीडिया कर्मी है, ये विचार यह है कि इस तरीके से राजनीति का क्या स्वरूप सामने उभर कर आ रहा है। काफी सारी बातें बहुत अच्छी है, सही बातें। एक सुधीर आदिवासी महिला बिल के पहुंचे, बिल्कुल सही है, और इसके पीछे के जो सारे मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे, उन पर विचार करना चाहिए। बिल्कुल, आपने एक चीज कही यहाँ की अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही पार्टी। ये अनुशासनहीनता सिर्फ कांग्रेस में दिख रही है हमको, बीजेपी में तो और स्ट्रांग लौह कवच बनती जा रही है, अनुशासन लौह कवच बनता जा रहा है, वहां से टूटते हुए नहीं नजर आ रहे, कांग्रेस के टूटते हुए नजर आ रहे ज्यादातर। नहीं, ऐसा आपकी बात को मैं पूरी तौर पर सहमति नहीं कर सकता। अभी देखिए जो जगह जगह स्थितियां बनती चली जा रही हैं कि अभी जो चुनाव मध्य प्रदेश में आपने देखा है, क्या मध्य प्रदेश में अभी जो स्थानीय चुनाव हुए हैं, है ना, उनमें जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, जिस तरीके से कैंडिडेट का चयन हुआ, उसको लेकर फिर अभी उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे थे। और आपकी बात मैं मानता हूँ कि भाजपा एक सर्वाधिक अनुशासित पार्टी है और उसने अपने यहाँ विद्रोह को दबाने में, अपने यहाँ अनुशासन को बनाए रखने में बड़ी क्षमता बनी हुई है, जबकि वह क्षमता अन्यत्र नहीं है। जब हाईकमान मजबूत होता है और पार्टी मजबूत होती है तो इस तरह बातें होती रहती हैं। आपके यहाँ ही 2002 के आसपास में अजीत जोगी ने 17 बीजेपी के विधायक तोड़ दिए थे, लेकिन जहां बम हम वहां हम वाली स्थिति है। खैर, हमारे साथ आरपी श्रीवास्तव जी हैं। श्रीवास्तव जी,
मैं आपसे भी वही सवाल है। मैं आपके पास त्रिवेदी जी आता हूं, फिर प्रक्रिया क्या है, किस तरह है, उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं, उसमें भी किस तरह प्रक्रिया होगी, वो आपसे बात करता हूं। श्रीवास्तव जी, जैसा कि मैंने कहा 119 विधायकों ने लगभग क्रॉस वोटिंग की, जो सामने बात आई 14 राज्यों में इतनी बड़ी मात्रा में क्रॉस वोटिंग होना क्या दर्शाता है 2024 के लिए, खासकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव है? देखिए त्रिपाठी जी, आपने देखा होगा कि पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया द्रौपदी मुर्मू का जी, निश्चित रूप से उनका जो 2022, 23 और 24 जी, विधानसभा और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जी, इसके पूर्व भी आपने देखा होगा कि रमानाथ कोविंद को जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट बनाया। मैं ये कहना चाहूँगा कि इतने बड़े लेवल पर जो 119 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लगभग जो है 17 के आसपास सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया है जी, और एक चूँकि इसमें कोई व्हिप नहीं होता है, पार्टी लाइन से कोई व्हिप जारी नहीं होता है, तो लोगों को ये तो लिबर्टी रहती है कि इसमें पार्टी को इनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, दल बदल कानून नहीं लागू होगा, और इस वजह से उन्होंने वोटिंग किया। एक सबसे बड़ी समझने वाली बात है कि आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा असम में क्रॉस वोटिंग और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग हुई। जी, हम छत्तीसगढ़ पर बाद में आते हैं। दोनों जगहों पर जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसमें यहाँ पर जो भी आरक्षित सीटें हैं अनुसूचित जनजाति की, ज़्यादातर लोगों ने उस पर किया। देखिए क्या होता है कि उनको सामाजिक ऐसे विधायक सांसदों को अपने समाज को भी जवाब देना होता है जो उसी तबके से आते हैं। जी, शायद ये भी एक वजह है जिसकी वजह से इस तरह की क्रॉस वोटिंग हुई। जो अनुशासनहीनता की बात है, जो पार्टी लाइन से हट के जो बात कर रहे थे, मेरा ये कहना है कि अनुशासनहीनता तब होती जब इसमें कुछ इस तरह की बंदिश होती। चूँकि ऐसी स्थिति में आज जब जो क्रॉस वोटिंग हुई है, निश्चित रूप से पहले से भी लग रहा था कि मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग होगी। कारण यह 1-2 विधायकों इतनी बड़ी मात्रा में होगी ये लग रहा था आपको? नहीं, इतनी बड़ी मात्रा में होगी ये तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैंने कहा ना कि आप इनको जवाब भी देना पड़ेगा ना, फिर क्षेत्रों में जो उन सीटों से आ रहे हैं। तो ये है। दूसरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे दलों ने पहले ही समर्थन दे दिया था। ये तो तय था कि द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतना लगभग तय था, लेकिन अब वो चाहते थे कि हम जो है YSR कांग्रेस ने भी समर्थन दे दिया। हाँ, वही कह रहे हैं सारे दल। आप देखिए जेएमएम के पूरे जेएमएम ने समर्थन दे दिया, जबकि वहाँ पे कांग्रेस और उससे सरकार बनी हुई है। इवन वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने भी समर्थन दिया झारखंड में। तो ये एक सबसे बड़े। आप देखिए जो मुद्दा आज का है कि हम छत्तीसगढ़ में 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है कांग्रेस के। वो कौन है ये ढूंढने का विषय है, या जो भी है उनकी पार्टी का अपना मानना होगा, लेकिन ये बात वहाँ भी लगभग लागू हो रही थी। हम तो ये मानते हैं कि कांग्रेस ने वहाँ पर जो है बहुत सारा क्रॉस वोटिंग बचाने में मतलब कामयाब हुई है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे जो है लगभग 29 सीटें जो है, 29 में से 28 कांग्रेस के पास है आदिवासी सीटें हैं, और उसमें से अगर 2 वोट क्रॉस वोटिंग में जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत सारा कुछ जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने या वहाँ की पार्टी ने अपने लोगों को रोक रखा। लेकिन जिस तरह से भगदड़ मध्य प्रदेश में हुई वो एक अलग टाइप की है, तो दोनों में अंतर है जी। ये बात अलग है कि छत्तीसगढ़ को अगर हम उस नज़रिए से देखें तो अभी जो रणनीति है 2022, 23, 24 के चुनावों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा व्यवस्थित ढंग से अपना कैंडिडेट उतारा है। आप गुजरात में देखिए लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जो आदिवासी बहुल है, जहाँ पर आदिवासी वोट इफेक्ट करते हैं। तो एक तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की, और इनका शीर्ष नेतृत्व तो इनमें बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उसके साथ मतलब बहुत संवेदनशील इस मामले में। तो राष्ट्रपति देखिए, राष्ट्रपति जो के रूप में द्रौपदी मुर्मू एक निश्चित रूप से एक आदिवासी महिला को शीर्ष पदों पर लाना, उन्होंने अपनी एक लंबी लकीर खींचने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ साथ अगले चुनाव को भी उन्होंने जो है साधने की कोशिश की है। हमें लगता है कि इसमें कितनी इनको सफलता मिलेगी ये तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी जिनको लगातार इन पर ये रहता है कि जो है ये आदिवासियों का भला चाहती है और आदिवासियों का समर्थन करती है, लेकिन इस मामले में कहीं न कहीं चूक नज़र आई है। फिर भी इनके विधायक और सांसदों ने जो समर्थन किया है, जो वोटिंग किया है, शायद इसकी एक वजह ये भी है। इतनी बड़ी मात्रा में। राजीव जी, कांग्रेस को तोड़ो भाजपा में जोड़ो, ये रथ जो आपका चलाया हुआ है, चल रहा है, कई जगह गुजरात में भी जोड़ लिया,
महाराष्ट्र में भी जोड़ लिया। गोवा में एक बात आ रही थी कि 11 में से 10 विधायक आपके साथ जा रहे हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग 4 ही हुई। क्या ये रथ कहीं का पहिया कहीं थम रहा क्या? नहीं, देखिए, आप पहली बात जो आप बोल रहे हैं कि रथ से दूसरे पहिए लगाए जाते हैं, वो भी अंतरात्मा की बात है। जब वो अपने पार्टी में उपेक्षित हो या अपने आलाकमान से उनके संवाद नहीं होते हैं, तब वो टूटते हैं और जुड़ते हैं किसी जगह। हम किसी को तोड़ने नहीं जाते। जहाँ तक गोवा की बात है, तो गोवा में भी अंतरात्मा की बात आई होगी निश्चित रूप से। उन्हें लगा होगा कि यशवंत सिन्हा जी जिस पार्टी को बिलोंग करते थे, तृणमूल कांग्रेस, अब तृणमूल कांग्रेस ने वहां से हाथ खींच लिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारे कैंडिडेट नहीं है। अब तो जब यशवंत सिन्हा पहले आपको बिलोंग करते थे, वित्त मंत्री भी थे आपके। अभी राइट नाउ अब आप इतिहास पे नहीं जाते हैं जी। मालूम है, वो जनता दल में भी रहे हैं और जी। जनता दल से वित्त मंत्री थे, फिर भाजपा में आए, पहले नौकरशाह थे। तब मालूम है यशवंत सिन्हा जी का अच्छा बैकग्राउंड रहा है। जनता पार्टी में आपके समय वित्त मंत्री थे साहब। जी, हमारे समय वित्त मंत्री थे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में भी मंत्री थे। जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो चुनी सरकार थी, उस समय वो जनता दल से प्रतिनिधित्व करते थे। जी, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य मंत्रिमंडल में नहीं था वीपी सिंह के साथ। जी। फिर जब हमारी सरकार बनी, वो हमारी पार्टी में आए, फिर हमारी पार्टी को छोड़कर अभी तृणमूल कांग्रेस चले गए, और तृणमूल कांग्रेस ने भी उनके कहा कि आप हमारे यहाँ प्रचार में मत आइए। ममता जी ने उन्हें मना कर दिया राष्ट्रपति चुनाव के समय। तो ये सब जो घटनाक्रम था, तो संदेश ये गया कि उनकी स्वीकार्यता नहीं है यशवंत सिन्हा जी की। जो स्वीकार्यता उनकी होनी चाहिए थी विपक्ष के रूप में, जैसा ये होता है आमतौर पे कि संयुक्त विपक्ष में एक पार्टी हो और सत्ताधारी का एक उम्मीदवार हो, तो वो तारतम्य जम नहीं पाया और वो हेतु बन नहीं पाया। तो इसीलिए चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, असम हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगह पे जो चुने हुए प्रतिनिधि है, उनकी अंतरात्मा की आवाज झकझोर गई, और वो झकझोरने के कारण वो भारतीय जनता पार्टी के और मुर्मू जी के प्रति जो एक संघर्षशील महिला, एक आदिवासी महिला, जनजातीय क्षेत्र की महिला, संघर्षशील महिला, उनका जो आवरण था, तो मैंने कहा ना कि जो हाइट और हाइट, वो हाइट और हाइट बहुत भारी पड़ गया सिन्हा जी के ऊपर। जी जी जी। चलो हमारे साथ त्रिवेदी जी हैं। त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आया एक बार और भगवानू जी के पास है। भगवानू जी, ये आने वाले समय में ये माना जाए कि आपका आदिवासी वोट बैंक या आदिवासियों को लेकर ही आपकी पार्टी की पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनेगी, कार्य योजना बनेगी? दबे कुचले पिछड़े आदिवासी, उन सबको लेकर के हमें चलना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हम छत्तीसगढ़ वासियों का जो 3.5 करोड़ जो जनता है, जिनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हुआ है, जिनके अधिकारों का हनन हुआ इस प्रदेश में, उनको जो सपने दिखाए गए, जो उनके साथ जो वादा किया गया था, आप देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इस प्रदेश के कद्दावार मंत्री PS बाबा, जिनकी सरकार नहीं सुन रही है, तो ये आम छत्तीसगढ़ियों की आवाज को कौन सुनेगा? इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम फोकस करेंगे, और हमारा जो एक उद्देश्य जो है कि छत्तीसगढ़ को पूरे देश में एक सिरमौर बनाना। जो जोगी जी ने जो एक सपना जो देखा था, समाज के अंतिम छोर के लोगों की सेवा करना, दबे कुचले वंचितों को आगे बढ़ाना, सब लोगों को आगे बढ़ाना, अमीर धरती गरीब लोग जो एक कहीं ना कहीं जो एक मिथक है उसको तोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है सर। इस उद्देश्य में हमारी पार्टी काम कर रही है। निश्चित रूप से आज हमारे पास संख्या बल कम है, और हमारी पार्टी तो अभी शुरू हुई है सर, और हमारी जो कहीं ना कहीं हमारे जो नेता हैं वो लगातार इस संबंध में दौरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन हमारा चल रहा है सर। खाद बीज को लेकर के हम आंदोलन कर रहे हैं, हमारे युवा मोर्चा संघर्ष कर रहा है। तो आने वाले समय में ओवरऑल छत्तीसगढ़ में एक छत्तीसगढ़ को सिरमौर बनाने के लिए जो माननीय खूबचंद बघेल जी ने जो सपना देखा था, जो ताराचंद साहू जी ने जो सपना देखा था, उन सपनों को पूरा करने के लिए पवन दीवान जी ने जो सपना पूरा देखा था, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं सर, और निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। जैसे आपने कहा दबे कुचले लोगों को आगे बढ़ाना, उनकी सेवा करना, तो उनको, लेकिन आपके जो विधायक जिनके आए उसमें से आप बताइए दबे कुचले कौन है? देवव्रत सिंह अब नहीं रहे दुनिया में, वो खैरागढ़ के राजा रहे। आपके दूसरे साहू जी भी कौन से दबे कुचले हैं? तो आपके जो विधायक है वो दबे कुचले तो नहीं है सर? देखिए, निश्चित रूप से हो सकता है वो दबे कुचले ना हो, लेकिन सेवा वो दबे कुचले लोगों की कर रहे हैं। और रही बात अगर हम सर एक राजनीतिक इतिहास की बात करें,
सर हमारी क्षेत्रीय पार्टी, अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टी, जो आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है, 1980 के समय की हम बात करें, 2 सीटों से इन्होंने शुरुआत की थी सर। आज पूरे प्रदेश से बदला हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम आशावादी हैं सर। हम आशा करते हैं जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे चुनाव चिन्ह है, जो हमारी पार्टी का रंग है, वो कहीं ना कहीं हमें ये बताता है, और जो हम मेहनत कर रहे हैं, जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, हमें सफलता मिलेगी और हम छत्तीसगढ़ियों की सेवा करेंगे। और छत्तीसगढ़ का जो फैसला है छत्तीसगढ़ में हो, छत्तीसगढ़ की जो धन संपत्ति है, जो खनिज संपदा है, उसका जो उपयोग और उपभोग छत्तीसगढ़ के लोग करें, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं और हमें सफलता मिलेगी। जी जी जी, बिल्कुल सर। हमारे साथ त्रिवेदी साहब, पहली बात तो अभी उपराष्ट्रपति के भी चुनाव होने हैं। आखिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में व्हिप क्यों नहीं जारी कर सकती हैं पार्टियां? इसके लिए कोई नियम लिखा हुआ नहीं है। क्या लिखा हुआ नहीं है? जी, लिखा हुआ नहीं, और ना इस तरीके से कानून में कोई प्रावधान किया गया है ना। पर ये अपने आप में जिसको कहते हैं कि एक विधि बन गई है, परंपरा बन गई, उसके आधार पर है ना, कि छोड़ दे। उसकी बड़ी बात है, ध्यान करिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए ये माना जाता है कि वो पूरी जनता के द्वारा सीधे नहीं चुना जाता, बल्कि जनता के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना जाता है ना, जनता के। और इसीलिए आप मानेंगे कि अगर सिक्किम के एमएलए का वोट क्या मूल्य 7 है, तो उत्तर प्रदेश के एमएलए का मूल्य 403 है। उसका कारण ये कि जितनी जनता है उतनी जनता के प्रतिनिधि के आधार पर उनकी कीमत होती है और मूल्य होता है, अर्थात सबको बराबर से प्रतिनिधि मिले हो जाए, इस कारण होता है। और दूसरी बात है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य करते हैं और कोई नहीं करता है। अगर इसके लिए व्हिप जारी नहीं करने के लिए ऐसा कोई नियम वहां पे लिखा हुआ नहीं है कि इस कारण से जारी नहीं होगा। ये राजनीतिक दलों का अपना विश्वास है। जिस तरीके से संहिता बनती है, उस संहिता की बात है। एक हमारे ट्रेडिशन बन गया जिसके आधार पर हम करते हैं। नहीं, तो जैसा आपने कहा कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो चुनते हैं, जनता जिनको चुनती है वो चुनते हैं, तो राज्यसभा चुनाव में भी तो जनता जिनको चुनती है वो चुनते हैं, माने विधायक लोग चुनते हैं। जी हाँ, बट देखिए एक बड़ा अंतर करिए, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, जो प्रधानमंत्री होता है उसको माना जाता है ही इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और राष्ट्रपति को माना जाता है ही इज हेड ऑफ द नेशन। जो हमारे ब्रिटेन में जो महारानी की स्थिति है उससे मिलती जुलती स्थिति, पर उससे कहीं ज्यादा अधिक शक्तिशाली, कहीं ज्यादा अधिक लोकतांत्रिक शक्ति वाला राष्ट्रपति हमारे पास है। और जो उपराष्ट्रपति है उसका मुख्य कार्य जो होता है, वो होता है कि राज्यसभा का संचालन करना। और अगर राष्ट्रपति कहीं छुट्टी पर हो या अचानक कोई आकस्मिकता है तो राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना, ये एक बहुत बड़ी अंतर की बात है। उनका कार्य क्या है? वो गवर्नमेंट नहीं है, ये राज्याध्यक्ष है, और दूसरे वो जो आते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और समय पड़ने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी करते हैं, और आकस्मिकता पड़ने पर। ये बड़ा अंतर है। तो गवर्नमेंट के लिए जो चयन होता है वो अलग है, और देश के लिए जो होता है, तो दे आर टू डिफरेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ द स्टेट, ये अंतर है। जी, चलिए एक आपकी अनुमति तो एक आध थोड़ा सा राजनीतिक रूप में एनालिसिस जो करने जा रहे हैं उस पर भी आपसे सवाल कर लें। आने वाले समय में जो अभी तुरंत विधानसभा चुनाव होने हैं, 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, और खासकर जो फाइनल होना है 2024 में, उसका इसमें कितना असर पड़ेगा? एक तो राष्ट्रपति के कैंडिडेट मुर्मू जी को बनाया, उसका माने उड़ीसा में बीजेपी मतलब वहां से दिल्ली से बैठ के उड़ीसा देख रही है। एक तो बीजू जनता दल का सहयोग मिला उनको, दूसरा उड़ीसा में बीजेपी सबसे कमजोर है, साउथ को छोड़ दें कुछ जगहों को तो कमजोर है, एकमात्र सांसद है। तो बीजू जनता दल की सरकार और उनकी पार्टी में जिस तरह से इनका कांग्रेस में एक तरह से विस्फोट कर करके ये बीजेपी ने अपना कमल को फूल को मजबूत कर लिया, वही उड़ीसा की भी नजर है क्या इनकी? एक दूसरा 2024 में ये आदिवासी कार्ड खेलने का कितना फायदा मिलेगा? 2-3 बातें त्रिपाठी जी बड़े स्पष्ट समझिए, है ना। ये इस वक्त
भारत की जो राजनीतिक स्थिति बनी हुई है और उसमें भारतीय जनता दल ने अपने आप को एक इतने सशक्त राजनीतिक तंत्र के रूप में स्थापित कर लिया। राजनीतिक तंत्र बोल रहा हूँ, है ना, राजनीतिक तंत्र के रूप में स्थापित हो गया है कि उसके सामने हमारे जितने भी विपक्षी दल हैं, अब वह भी क्षेत्रीय दल, क्षमा करेंगे, आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी जो देश की सबसे पुरानी, इसको कहते हैं ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, वह भी लगभग क्षेत्रीय स्थिति में आ गई है, उसका भी प्रदेश समाप्त हो गया है। हमारे जितने भी राजनीतिक दल हैं आएगा। दूसरी बात यह कि जो बार बार लगता है कि परिवारवाद की बात लगती है, तो दक्षिण से शुरू करें, दक्षिण से लगाकर कश्मीर तक सारे जितने राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों पर भी परिवारवाद का एक आरोप लगता है। बड़ी बात, और उससे भी बड़ी बात है कि अब जिस तरीके से शिवसेना में फूट पैदा हो गई, आपके सामने आपको त्रिपाठी जी, दक्षिण की सबसे बड़ी पार्टी थी डीएमके एक जमाने में, डीएमके में फूट हुई और एआईडीएमके बन गया। हम जानते हैं कि एनटी रामाराव ने जो पार्टी बनाई आंध्र प्रदेश में और कैसे उनके दामाद थे सुभाष जी, और वो पार्टी भी टूट गई और कांग्रेस में हर जगह पार्टियों का टूटन हो रहा है। और इस वक्त अभी एक बड़ी बात आपने कही थी, बहुत पहले आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में अनुशासन को अधिकतम बनाए हुए है और उसी अनुशासन का लाभ यह मिल रहा है कि उनका विस्तार होते चला जा रहा है और अब उनकी पूरी दृष्टि दक्षिण पर है। और मैं मानते चलता हूं कि निश्चित रूप से अभी जो चुनाव इस वक्त गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसके साथ साथ उम्मीद है कि कश्मीर में भी हो जाएंगे। और मुझे तो एक संभावना यह भी लगती है कि शायद महाराष्ट्र में भी हो जाए, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगे हो जाए, या फिर अगले वर्ष चुनाव होने वाले इन सभी चुनाव में हम पाते हैं कि बीजेपी जिस मजबूत स्थिति में है, उस मजबूत स्थिति का सामना करने में अन्य क्षेत्रीय दल नहीं है। देखिए कांग्रेस को भी आप देखिए, कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में भी, पर यहाँ भी उसमें से 2 विधायक किसी तरह निकल के चले गए। राजस्थान में भी स्थिति कमजोर होती चली जा रही, गोवा अगर कर दिया। अब बड़ी बात टीएमसी की आ रही, टीएमसी को माना जाता है टीएमसी बड़ी चुनौती लेकर आ रही, चाहे वो सारे राजनीतिक दलों को एकत्र कर सके। और टीएमसी में भी जब फूट हुई कि टीएमसी से भी लोगों ने जाके अलग जाके वोट दिया और टीएमसी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव से तो अपने आप को अलग ही कर लिया। तो इस तरह के से पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में सर्वाधिक सशक्त, अनुशासित और पूरी तौर पे समृद्ध राजनीतिक तंत्र बन चुकी है, एक व्यवस्था जिसको हम कहते हैं व्हीकल बन चुकी है। और उस राजनीतिक तंत्र का स्वरूप हमको अन्य राजनीतिक दलों में नहीं दिख रहा है। कांग्रेस बेहद कमजोर हो गई है। दूसरे राजनीतिक दल देखिए, एनसीपी, शरद पवार जी को माना जाता था कि वो बड़े चाणक्य हैं, पर उनका भी पूरा प्रभाव महाराष्ट्र में क्षीण हो गया। टीएमसी की ममता बनर्जी बड़ी तेजस्वी रूप में आई थी, उनका प्रभाव क्षीण हो गया। हम देखते हैं कि बिहार में किस तरीके से जेडीयू और आरजेडी का पतन हो चुका है और इस तरीके से जब क्षेत्रीय दलों का भी पतन हो रहा है, उनकी शक्ति क्षीण होती जा रही है और उनका आंतरिक राजनीतिक तंत्र कमजोर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है उसको कोई अभी रोक सकेगा। आपने कहा कि महाराष्ट्र में भी राष्ट्रपति शासन लग सकता है और जल्दी चुनाव हो सकते हैं, माने शिंदे जी की सरकार को गिरा देंगे तुरंत। मतलब ये जैसे कि देखिए अभी क्या है, जैसे कि भाजपा, ये मेरा अपना अनुमान है कि भाजपा वहां पे पूरी तौर पे जो इस वक्त शिवसेना में जो टूटन है उस टूटन का लाभ मिल जाए और भाजपा पूरी बहुमत के साथ वहां पर वापस आ जाए। चलिए हम अपने दर्शकों को बता दें, अपने जो पैनल में बैठे हमारे वन्नी जो अतिथिगण हैं उनको भी बता दें कि हमारे साथ है अजय गंगवानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता आने वाले थे और उन्होंने अनुमति भी दी थी स्वदेश न्यूज़ को कि हम बैठेंगे, लेकिन अंत में उन्होंने ठीक 1 घंटे पहले, उन्होंने आधा घंटा पहले कहा कि नहीं, हमको इस मुद्दे पे बैठने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम नहीं बैठ पा रहे। तो श्रीवास्तव जी, आखिर आप अपना पक्ष रखते, अगर आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो जनता तक, आम आदमी तक की बात कैसे पहुंचेगी कि आखिर आप क्या कांग्रेस के 2 विधायक क्यों गए, कैसे गए? भाई सीधी सी बात है, वहां तो जो विपक्ष में 2 बीएसपी के, 3 जेसीसी के वो तो चले ही गए,
वो सामने है। लेकिन आपके 71 में से 69 मिले, ये पक्ष रखने के लिए आखिर कांग्रेस क्यों पल्ला झाड़ रही है श्रीवास्तव जी? नहीं त्रिपाठी जी, देखिए कांग्रेस को अपना पक्ष रखना चाहिए जी। और चूंकि ये तो लोकतंत्र है और जिस तरह से लोग जा रहे हैं, अगर मान लो उन्होंने समर्थन भी किया तो कांग्रेस को फ्रंट पे आकर के अपनी बात रखना चाहिए कि दो उनके क्यों गए, या फिर उसका क्या तरीका है। ये कह देना कि मतलब हम पक्ष नहीं रखना चाहते हैं तो गलत बात है। और ऐसी जानकारी और मिली है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से सख्त आदेश मिला हुआ है कि इस डिबेट में शामिल नहीं होना है। जी नहीं, इस डिबेट में शामिल नहीं होना है। डिबेट में शामिल हो भी जाएं तो क्या दो लोग जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया क्या वो आपस थोड़े हो जाएंगे पार्टी में उनके? वो तो वहीं रहेंगे। जी। और इस तरह से करना नहीं चाहिए। जी। अपना पक्ष रखना चाहिए, हर दल को अपना पक्ष रखना चाहिए। जब उनको ये पता है कि अन्य राज्यों में उनके भारी संख्या में लोग जो है क्रॉस वोटिंग में भाग लिए, टूट गए, मध्य प्रदेश में 19 चले गए, तो उनको तो अपना पक्ष रखने में कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उन्होंने तो कम से कम बहुत सारे लोगों को रोक दिया। आप बताइए 30 जो है 29 आदिवासी विधायकों में से 2 ही गए होंगे जी, या हो सकता है आदिवासी विधायक न गए हों, ये भी है जी। मतलब ये कह पाना कि बड़ा मुश्किल है। लोगों ने जिस तरह से वोट किया या मुर्मू जी मतलब आप कहना है कि हो सकता है आदिवासी नहीं दूसरे हाँ दूसरे भी जा सकते हैं ना। ये चक्रवर्ती जी बताएंगे, उनसे बाद में पूछूंगा। नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने देखा होगा अभी जो घटनाक्रम हुआ वहाँ पर अभी थोड़े दिन पहले, जो पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया, तमाम चीजें, पता नहीं कांग्रेस में कब कौन चला जाए, कांग्रेस से कब कौन चला जाए भारतीय जनता पार्टी में। जी। तो अगर उनमें से कोई दे दिया हो वोट तो कैसे तय करेंगे? जी। देखिए ये एक तरह से उनको आके स्पष्ट करना चाहिए और हम जो है और इस तरह के डिबेट में आना भी चाहिए। पार्टी लेवल पर अगर ये बोला जाता है कि इस मुद्दे पर ना डिबेट में, हालांकि कांग्रेस के लोग आते रहते हैं बट नहीं आ रहे हैं, तो ये तो इसका कारण वही जान सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इसका असर आने वाले चुनाव में जो आपने आपसे बताया कि 14 राज्यों में क्रॉस वोटिंग, 119 विधायक, 17 सांसद, इसका असर 24 में कितना पड़ने वाला है? देखिए ये तो कयास अभी लगा सकते हैं त्रिपाठी जी। जी। कितना असर पड़ेगा ये भी बता पाना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की है। आपने देखा होगा रमानाथ कोविंद वाले मामले में, आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनका समर्थन मिला, मायावती जी के पार्टी के लोगों ने वोट किया, तो निश्चित रूप से एक तबका गया उनके साथ। जी। हो सकता है कि अपना जो है कुनबा बढ़ाने और आदिवासी वोट बैंक में अपनी पैठ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति कैंडिडेट दिया हो। ये बात कहना अलग बात है कि आप महिमा मंडित करने के लिए कि हमने ऐसा किया, लेकिन सारी चीज़ें होती, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अपनी राजनीतिक जो है उसके लिए भी काम किया जाता। जी। मेरा ये कहना है सिर्फ, जैसे उड़ीसा का आप देखिए कितना बहुत स्मार्टली जो है बीजू जनता दल ने मतलब जो ये प्ले किया है कि उन्होंने सीधा समर्थन दे दिया क्योंकि उनके स्टेट की थी वो। और भारतीय जनता पार्टी उसी जो अगले चुनाव में जिस तरह से आना उनको 2024 में और तमाम और जो उनकी व्यवस्था है उसमें बीजू जनता दल ने, नवीन पटनायक ने एक काम ये जरूर किया कि उन पर अपने अगर वो समर्थन नहीं करते, मान ली विपक्ष में यूपीए का समर्थन करते विपक्षी दलों का, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सीधे अपने प्रदेश की एक महिला को समर्थन दिया, अपने दल का पूरा समर्थन दिया। उड़ीसा में आदिवासी वोट बैंक भी बहुत है। दूसरा आप देखिए जेएमएम को देखिए आप, जेएमएम में हेमंत सोरेन ने पूरा समर्थन किया। उसका कारण है क्योंकि उनका वोट बैंक वही है। आज जो सत्ता में उसी वोट बैंक के सहारे हैं, चाहे गुरुजी के टाइम से भी वोट बैंक रहा हो, गुरुजी का ही बनाया हुआ आदिवासियों को इकट्ठा करने वाला वोट बैंक था, तो हेमंत सोरेन ने भी यही काम किया। हमें लगता है कि कांग्रेस चूंकि एक चाहे प्रतिबद्धता के साथ बंधी है और उसका विपक्ष का एक उम्मीदवार होना चाहिए, उन्होंने खुले मन से नहीं किया होगा क्या समर्थन, लेकिन आदिवासी वोट बैंक की चिंता उनको भी है। अगर उनके कुछ विधायक, कुछ सांसद चले जाते हैं, मुर्मू को वोट करते हैं, तो उनको जो है उन क्षेत्रों में उनको सामना नहीं करना पड़ेगा इस बात का कि आपने जो है एक महिला को वोट नहीं किया। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। एक अलग मुद्दा है कि किसको कितना फ़ायदा होगा। ये बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी व्यवस्था जो राष्ट्रपति चुनाव को, राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद है हमारे देश में, लेकिन जो पूरा नियंत्रण है पूरी सत्ता का, बागडोर किसके हाथ में? प्रधानमंत्री के हाथ में। ये कोई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, ये जो है एक तरह से ऐसा इलेक्शन है
जो सांसदों विधायकों के माध्यम से चुने हुए लोग, जनता ने सीधे नहीं चुना। तो आप देखिए अन्य देशों की तुलना में यहाँ पर ये व्यवस्था है। अब आप इससे मान लीजिए कि उससे जो है कि इनके उत्थान पर, समाज के उत्थान पर कितना असर पड़ेगा ये बता पाना बड़ा मुश्किल है। इसके पहले भी पार्टी थी, क्या कोविंद जी राष्ट्रपति थे, दलितों के उत्थान में कितना फर्क पड़ा ये आप भी जानते हैं। वही बात है, उसी तरह से यहाँ भी वही हालत है। जो नीतियाँ हैं, जो सरकार की व्यवस्था, उसी के तहत अगर गरीब और आदिवासी तबके को भारी मदद मिलती है सरकार से तो वो मायने रखती है। लेकिन क्या है कि एक परसेप्शन है वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने का, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ये जो कैंडिडेट दिए हैं, और निश्चित रूप से अच्छा कैंडिडेट दिए हैं, देश के लिए भी गौरव की बात है। लेकिन उसको दूसरे नज़रिए से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक जो है महत्वाकांक्षा है, राजनीतिक रूप से उस समाज के वोट बैंक को अपने पाले में लाने की भी कोशिश एक तरह से हो सकती है। जी राजू जी, आप तो बताए, इतना ना बताइए कौन कौन 2 विधायक मिले आपके साथ, इतना बता दीजिए किस समाज से थे। अफसर जी ने कहा कि बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि कैंडिडेट बहुत भारी मैंने उनके सामने, सिन्हा जी के सामने, लेकिन शायद वो अंबिकापुर क्षेत्र के हो। और देखिए नहीं, हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं, आपको तो पक्का मालूम होगा कि 2 आ रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय से हैं कि दूसरे समुदाय से हैं, ये बता दीजिए। नहीं, अभी वो बताना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है आदिवासी। ये डिबेट के बाद फोन में बात करूं, बता देंगे? जी निश्चित रूप से बता दूंगा। लेकिन देखिए, जो आपका एक पहले एक और प्रश्न था कि जो आपने पूछा था कि क्यों ऐसे जो चल रहा है कि पार्टी क्या कर रही है, क्या कार्यक्रम है, तो जो जैसे विश्लेषक भी बता रहे थे बहुत अच्छी तरीके से कि जो कद होता है किसी को, जो कांग्रेस पार्टी की, जो जैसे त्रिवेदी साहब भी बता रहे थे, त्रिवेदी साहब भी, कि कांग्रेस पार्टी आज इस स्थिति में नहीं कि कैंडिडेट भी दे, वो भी तृणमूल कांग्रेस ने दिया, तो ये बहुत दुखद है। और जो टीवी में डिबेट में जो कांग्रेस के लोगों ने आज बहिष्कार किया है सारे चैनलों में, जो इस मुद्दे पर डिबेट करने वाले, वो बड़ा दुखद है। टी.एस. सिंहदेव जी भी जिस दिन अपने पद से निवृत्त हुए उस विभाग से, उस दिन में उनके सारे प्रवक्ता ने एंड मौके पर कहा कि हम इस डिबेट पर नहीं जाएंगे, तो चैनल को बहुत मुश्किल होता है किसी में नाम के नहीं आने से। तो कांग्रेस पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए, जब कोई ऑकवर्ड पोजीशन हो तो उसमें बात करना चाहिए, उसमें डरने की क्या बात है। हमारे भी 12 लोग विधानसभा से दूसरे पार्टी में चले गए थे किसी समय, तो हमने भी उस चीज को झेला और उस पर बात किया मीडिया से, ठीक स्थिति वापस सामान्य हो जाती है। तो कांग्रेस को शोभा नहीं देता है कि किसी चैनल पे वो पहले हाँ कहे, फिर उस मुद्दे पर वो आने से इनकार कर दे। तो इसमें ये संदेश हो जाता है कि आप डर रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। जवाब तो खैर नहीं है। अब तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कितने डिबेट को कांग्रेस पार्टी बॉयकॉट करेगी भगवान जाने, क्योंकि आने वाले समय में मुद्दा तो रहेगा शराबबंदी का, मुद्दा तो रहेगा कानून व्यवस्था का, मुद्दा तो रहेगा कि अंतर कलह का। जी, अभी तो क्रॉस वोटिंग का मुद्दा है। जी, क्रॉस वोटिंग का मुद्दा देखिए आने वाले समय में और भी क्रॉस वोटिंग होगी कांग्रेस पार्टी की। अच्छा, क्रॉस वोटिंग आप अभी तो जरूर कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज से है, लेकिन क्रॉस वोटिंग को आप लोग मुद्दा तो दूसरी तरह नहीं बनाएंगे कि ये शराबबंदी नहीं की है इसलिए 2 लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। देखिए, मुद्दा तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आज तो बहुत सारे मुद्दे हैं। आज विकास का मुद्दा है, आज कानून व्यवस्था मुद्दा है। जी, इन्हीं में से किसी मुद्दे को आप गढ़ेंगे उन 2 विधायक क्रॉस वोटिंग का। ये नहीं बताएंगे कि आदिवासी थे इसलिए, इनको आप गढ़ेंगे वहां पे कि किस मुद्दे पे, विकास के, कानून व्यवस्था पे, शराबबंदी पे। निश्चित तौर पे ये बात आएगी। हम और आप तो मिलते रहेंगे कि इस कारण क्रॉस वोटिंग हो गई, 2 विधायक छोड़ गए। चलिए नायक भगवानू जी, चलते चलते बहुत संक्षेप में जेसीसीजे का अगला कदम क्या होगा? सर, हमारा अगला कदम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों का राज हो। छत्तीसगढ़ की जो अमीर धरती है, जहां पर गरीब लोग रहते हैं, उस मिथक को हम तोड़े। और इन 3.5 सालों में जिस प्रकार से जो कांग्रेस का जो कुशासन रहा है, उससे मुक्ति कैसे मिले छत्तीसगढ़ की जनता को, इस दिशा में हम काम करेंगे। अभी 1.5 साल बचे हैं, लेकिन कांग्रेस आज लोकतंत्र की जो 4था प्रमुख स्तंभ है, वहां मीडिया में आने के लिए डर रही है।
तो ये जनता का सामना ये कैसे कर पाएगी? 2003 से 2018 तक अच्छा शासन था। नहीं जी, जी सर, 2003 से 2018 तक अच्छा शासन था। कुशासन अभी 18 के बाद हुआ है। सर मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अपने 15 साल में जो कुशासन किया उससे कहीं ज्यादा कुशासन जी ये 3.5 साल में कांग्रेस पार्टी ने किया, और उसका खामियाजा ये आने वाले चुनाव में इनको भुगतना पड़ेगा। सर ये आज मीडिया के सामने जी। आ नहीं पा रहे जी। हैं। गाय, गोबर, गोठान जैसे विषयों पर ये चर्चा करते हैं, ये आकर वाहवाही लूटने की बात करते हैं, लेकिन जब देश के एक संवैधानिक पद पर जब चर्चा करने की बात होती है तो ये अपना पीठ दिखाते हैं। हम सर कहीं ना कहीं हमने भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी, सभी दल के लोग, विपरीत परिस्थितियों में हमारे पार्टी, हमारे नेताओं के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, लेकिन हमने आ करके सर हमेशा मीडिया में हमने सामना किया। सर आप जैसे बुद्धिजीवी निष्पक्ष पत्रकार के साथ बैठ करके हमने चर्चाएं की है सर, लेकिन कभी पीठ दिखाकर नहीं भागे हैं सर। लेकिन इस प्रकार जो कांग्रेस जो कहीं ना कहीं जो उसका चरित्र दिख रहा है या मीडिया का जो सामना नहीं कर पा रही है, इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं चोर की टाणी में जो तिनका होता है वो दिख रहा है सर, और आने वाले समय में इनको इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चलिए, वो तो सामने दिख ही रहा है कि 2 क्रॉस वोटिंग हुई, 71 में से मात्र 69 मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भगवानू जी आपका, त्रिवेदी जी आपका, चक्रवर्ती साहब आपका और श्रीवास्तव जी आपका। और एक बार मैं उनको भी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी धन्यवाद दूंगा कि वो ना आने के लिए, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना हमें चर्चा में साथ दिया, अपना अमूल्य मन दिया, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी, ये बात पहले से कही जा रही थी। मध्य प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक ही क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी क्रॉस वोटिंग हो जाएगी, इसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। फिलहाल कांग्रेस के सामने ये बड़ी चुनौती है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले अपने 2 विधायकों का पता लगाएं और इनके एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने के कारण का भी पता करें। अगर सत्ता पक्ष इसका पता नहीं कर सकी तो आने वाले समय में उसकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। इसी के साथ जनता मांगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।